दोस्तों अभी कुछ समय पहले 14 अफ्रीकन कंट्रीज एक साथ मिलकर फ्रांस के खिलाफ वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने लगी। लोगों ने सुपरमार्केट, पेट्रोल स्टेशन, मोबाइल फोन बूथ और कई सारे फ्रांस ओन्ड कंपनीज को जलाना शुरू कर दिया। और जब लोगों का मन यहां भी नहीं भरा, तब लोगों ने गुस्से में अपनी खुद की करेंसी को आग के हवाले करना शुरू कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लोग अपनी ही करेंसी को क्यों जला रहे हैं। दरअसल ये सब हुआ फ्रांस के नियो कॉलोनियलिज्म सिस्टम की वजह से, यानी कि जहां पहले साम्राज्यवादी ताकतें डायरेक्टली किसी देश पर कब्जा करती थी, अब यही ताकतें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज के माध्यम से दूसरे देशों को गुलाम बनाकर रखती हैं। दोस्तों आज के तारीख में इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की गुलाम हो सकती है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। फ्रांस ने आज तक न सिर्फ एक बल्कि 14 अलग अलग अफ्रीकन कंट्रीज जैसे बेनिन, बुर्किना फासो, गिनिया बिसाओ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल, टोगो, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चैड, कोंगो ब्राज़ाविल, इक्वेटोरियल गिनिया और गुबॉन जैसी कंट्रीज को अपना गुलाम बनाकर रखा है। जहां इन सारी कंट्रीज के फ्लैग और सरकारें तो अलग अलग है, लेकिन इन सारी कंट्रीज को फ्रांस पूरी तरह कंट्रोल करता है। और जहां पुराने समय में टैंक के दम पर किसी कंट्री के अंदर राज किया जाता था, आज यही काम बैंक्स के थ्रू किया जा रहा है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर फ्रांस ये सब कैसे कर पा रहा है। अगर ये कंट्रीज सच में फ्रांस के अंदर दबे हुए हैं, तो फिर ये अपनी आवाज क्यों नहीं उठाते, और आखिर यूएन जैसी पावरफुल एजेंसी इसके ऊपर चुप क्यों है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वरुण अंबानी इन्हीं सारे सवालों के जवाब आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जहां हम जानेंगे कि आखिर फ्रांस जैसी कंट्री अपने आप को पावर में बनाए रखने के लिए किस तरह इन अफ्रीकन कंट्रीज का शोषण कर रही है। दोस्तों ये वीडियो हमारी जियोपॉलिटिकल मास्टरी सीरीज की नई वीडियो है, जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स में होने वाले पेचीदा मसलों को आसान भाषा में समझते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन इससे पहले समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ। तो हजारों साल पहले से अफ्रीका के अंदर लोग अलग अलग ट्राइब्स में रहा करते थे। एक एस्टिमेट के अनुसार बताया जाता है कि जब यूरोपियन लोगों ने अफ्रीका के अंदर घुसकर लोगों को गुलाम बनाना शुरू किया, तब उस समय अफ्रीका के अंदर करीब 10,000 अलग अलग कबीले रहा करते थे, जहां उनकी लैंग्वेज एंड कस्टम्स एक दूसरे से काफी अलग थी। लेकिन इन सभी डिफरेंसेस के होने के बाद भी ये सारे लोग एक सिमिलर करेंसी सिस्टम को फॉलो करते थे, और वो था कैवलरी सीशेल्स। जब फ्रांस अफ्रीका में पहली बार आए, तब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोगों के पास अपनी खुद की कोई करेंसी नहीं है, और यहाँ के लोग सीशेल्स के थ्रू ही अपनी रोजमर्रा चीजों खरीदते थे। और इसलिए फिर न चाहते हुए भी फ्रांस को भी मजबूरन सन 1800 में इन सीशेल्स को अपनाना पड़ा, और उस वक्त फ्रांस ने सीशेल्स को अपनी खुद की करेंसी के साथ एक्सचेंज करना भी शुरू कर दिया। यानी जैसे आज हम डॉलर्स को इंडियन रूपी में एक्सचेंज कर सकते हैं, 1800 में यही काम अफ्रीका के अंदर लोग सीशेल्स के साथ कर सकते थे। लोग अपने सीशेल्स को फ्रेंच करेंसी के साथ ऑफिशियली एक्सचेंज कर सकते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे फ्रेंच एम्पायर बड़ा होता गया, इन्होंने सारे अफ्रीकन कंट्रीज को कॉलोनाइज्ड करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि फ्रांस ने कई सारे आर्म ट्रूप्स को इन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर भेजा, ताकि ये आर्म ट्रूप्स मार्केट्स में जाकर लोगों को सीशेल्स की जगह फ्रांस करेंसी इस्तेमाल करने के लिए फोर्स कर सके। और फिर धीरे धीरे हुआ वही जो फ्रांस चाहता था। सारे लोग इनके डर से सीशेल्स की जगह फ्रांस की करेंसी इस्तेमाल करने लगे। और फिर 1930 तक आते आते फ्रांस ने पूरे अफ्रीका के मनी सिस्टम पर अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया। यानी अब फ्रांस अपने इशारे पर करेंसी प्रिंट कर सकता था और करेंसी की वैल्यू को मैनिपुलेट भी कर सकता था। साथ ही अब अफ्रीका की सारी फाइनेंशियल डिसीजन फ्रेंच के हाथों में आ गई, और अपनी इसी एडवांटेज का फायदा उठाकर फ्रांस ने अफ्रीकन लेबर एंड रॉ मटेरियल्स पर अपना हक जमाना शुरू कर दिया, और इन्हें बहुत ही सस्ते दामों पर खरीदकर यूरोप में महंगे रेट्स पर बेचना शुरू कर दिया। और इस तरह से फ्रांस ने अफ्रीका को लूटना शुरू कर दिया। यहाँ ये कॉलोनियलिज्म इतना भयानक, क्रूर और अलग था कि इसे फिर बाद में बाकायदा एक अलग नाम दिया गया, जिसे फ्रांसाफ्रीक कहा जाता है। इस कॉलोनियलिज्म के कारण
पूरे अफ्रीका की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीजें बदलनी शुरू हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी एग्रीमेंट लाया गया ताकि दुनिया के सारे देश एक दूसरे के साथ अपनी करेंसीज को एक फेयर रेट पर एक्सचेंज कर सके, जिसे द ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अनुसार कंट्रीज अपने करेंसी को यूएस करेंसी के साथ एक फिक्स्ड रेट पर एक्सचेंज कर सकती थी और फिर पूरे दुनिया में ट्रेड कर सकती थी। इस सिस्टम को जैसे ही पेरिस ने ज्वाइन किया, वैसे ही फ्रांस फ्रैंक करेंसी, यानी वो करेंसी जिसे फ्रांस ने अफ्रीका के अंदर पहले इंट्रोड्यूस किया था, उसकी वैल्यू को फ्रांस ने जानबूझकर 80% तक डिवैल्यू कर दिया ताकि फ्रांस के अंदर चीज़ें सस्ती हो सके और फ्रांस के अंदर से पूरी दुनिया के लिए सामान खरीदना फ़ायदेमंद हो सके। उदाहरण के तौर पर आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि जहां पहले फ्रांस के अंदर पहले कोई सामान 1000 फ्रांक्स की थी, वहीं समान पैसे को डीवैल्यू करने के बाद लोगों को 200 फ्रांस में मिलने लगी और सामान के दाम 80% तक गिर जाने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में फ्रांस की एक अलग पहचान बन गई और लोग फ्रांस से ही चीज़ें इंपोर्ट करने लगे। लेकिन पैसे की वैल्यू रातों रात कम हो जाने की वजह से जहां इंटरनेशनल मार्केट के अंदर खुशी थी, वही अफ्रीकन कंट्रीज परेशान हो गए, क्योंकि पहले पूरे दिन काम करके वो जितने पैसे कमाते थे, अब वो उसका सिर्फ 20% ही कमा पा रहे थे। द मनी गेम। यहाँ एक बात गौर करने वाली है दोस्तों की, ये सब उस वक्त हो रहा था जब अफ्रीका अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ रहा था और जैसे ही रातों रात फ्रांस ने फ्रांस करेंसी की वैल्यू को डाउन किया, लोगों के अंदर का गुस्सा और भी भड़क उठा, क्योंकि अब लोगों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी हो गई। लोग सड़कों पर आ गए और लोगों ने तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया। जहां इन लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए फ्रांस ने एक तरकीब निकाली और वो तरकीब थी एक नई करेंसी को लॉन्च करना। फ्रांस ने 1945 में अफ्रीका के लोगों के सामने अपना एक अलग करेंसी CFA फ्रांच पेश किया और वापस से ज़बरदस्ती इस करेंसी को अफ्रीकन कॉलोनीज के ऊपर थोप दिया गया। अब शुरुआत में तो एक CFA को 1.70 फ्रेंच फ्रांस के साथ एक्सचेंज किया जाने लगा, लेकिन फिर वापस से फ्रांस ने जानबूझकर अपनी खुद की करेंसी फ्रेंच फ्रांस को 1.70 से 2 कर दिया, जिससे हुआ ये कि अफ्रीकन कंट्रीज के लिए फ्रेंच से चीज़ें इंपोर्ट करना महंगा हो गया। जहां पहले वो 1.70 फ्रेंच फ्रांस में की रेट से चीज़ों को खरीदते थे, अचानक से दाम बढ़कर 2 फ्रेंच फ्रांस हो गई। यानी आसान शब्दों में कहे तो CFA की वैल्यू वापस से मार्केट में गिर गई और लोगों को अब अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए भी खूब सारे पैसे खर्च करने पड़ रहे थे और एक बार फिर से इन अफ्रीकन की हालत खस्ता होने लगी। ऐसा करके फ्रांस ने अपनी खुद की करेंसी की वैल्यू को आसमान पर पहुंचा दिया, लेकिन बेचारे अफ्रीका के अंदर इस डिसीजन से कई लोग बर्बाद हो गए। रातों रात लोगों के करेंसी की वैल्यू कम हो गई और उधर फ्रांस की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाने से फ्रांस जल्दी ही अपने वर्ल्ड वॉर 2 में हुए लॉसेस की भरपाई करने लगा। और दोस्तों, चीज़ें यहाँ भी नहीं रुकी, बल्कि साल 1958 में फ्रांस ने इन सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर अपने पावर एंड पैसे का इस्तेमाल करके ऐसे लीडर्स को पावर में लाया जो फ्रांस की सुन सके और सिर झुकाकर फ्रांस के ऑर्डर्स को मान सके। फ्रीडम मूवमेंट्स। लेकिन दोस्तों, गिनी ने फ्रांस के इस ऑफर को ठुकरा दिया, जहां गिनी के फर्स्ट प्रेसिडेंट सेकू टूरइस ने साफ शब्दों में कहा कि वी प्रीफर पॉवर्टी इन फ्रीडम देन रिचेस इन स्लेवरी, यानी हम आज़ादी के साथ गरीब रहना पसंद करेंगे लेकिन अमीर होकर किसी की गुलामी नहीं करेंगे। और ये कहकर गिनी ने अपने आप को फ्रांस से अलग आज़ाद कंट्री घोषित कर लिया और अपनी खुद की एक करेंसी को मार्केट में पेश किया। लेकिन इस बात से फ्रांस काफ़ी चिढ़ गए और इसलिए फ्रांस ने गिनी के वॉर सोल्जर्स को पेंशन्स देना बंद कर दिया। पूरे कंट्री के अंदर पावर ग्रिड को बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि फ्रांस जब गिनी छोड़कर जा रहे थे, तब जाते जाते फ्रांस ने गिनी के कई जगहों को पूरी तरह तबाह कर दिया और बिना रिसोर्सेज एंड सपोर्ट के गिनी के अंदर महंगाई की समस्या पैदा हो गई। और तो और फ्रांस ने गिनी के UN मेंबरशिप भी खत्म करने की कोशिश करी। साथ ही फ्रांस ने हर वो तरीका अपनाया जिससे एक कंट्री को बर्बाद किया जा सकता है। जहां इस कंट्री के अंदर फ्रांस ने अलग अलग एंटी गवर्नमेंट नैरेटिव को पुश करना शुरू कर दिया और इससे
ये कंट्री पूरी तरह अनस्टेबल हो गई और आज भी इस कंट्री की हालत कुछ खास नहीं बदली है। सिमिलरली, जब टोगो के अंदर भी फ्रांस से खुद को आज़ाद करने की बात बढ़ने लगी, तब अगेन फ्रांस को ये बात पसंद नहीं आई और इन्होंने टोगो के प्रेसिडेंट सिल्वेनुस ओलिम्पियो का 13 जनवरी 1963 में असैसिनेशन करवा दिया। जब इस पूरे मर्डर की जांच की गई, तब इस जांच में फ्रांस इन्वॉल्वमेंट साफ तौर पर देखी गई, लेकिन इस केस से जुड़ी दस्तावेजों को कभी पब्लिक किया ही नहीं गया और यानी कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी इन सारे अफ्रीकन कंट्रीज के हायर अथॉरिटीज कुछ नहीं बोलते। वही दोस्तों, इस पूरे मुद्दे के बाद फ्रांस अपनी इंपीरियलिज्म यानी अपने कंट्रोलिंग पावर को छुपाने की कोशिश करने लगा ताकि पूरी दुनिया का ध्यान इसके ऊपर न जाए और इसके लिए फ्रांस ने 1970 में CFA फ्रांस को 2 अलग अलग करेंसीज में स्प्लिट कर दिया, जहां एक करेंसी सेंट्रल अफ्रीकन के लिए तो दूसरा वेस्ट अफ्रीका के लिए बनाई गई। यहां तक कि इन दोनों करेंसीज के लिए 1970 में 2 अलग बैंक्स जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक के लिए याओंडे और वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक के लिए ढाका भी खोले गए और इन दोनों बैंक्स का कंट्रोल भी पूरी तरह फ्रांस ने अपने हाथों में ले रखा था, जहां फ्रांस ने ये नियम बनाया कि अफ्रीका के फॉरेन रिजर्व का सबसे बड़ा हिस्सा यानी 50% फ्रेंच ट्रेजरी में रखा जाएगा प्लस 20% फाइनेंशियल लायबिलिटीज के ऊपर खर्च किया जाएगा और सिर्फ 30% पैसों पर अफ्रीका का अधिकार होगा, यानी अफ्रीका के पास अपने खुद टोटल फॉरेन रिजर्व का बस 30% होगा। यानी अब अगर अफ्रीका को किसी कंट्री से कुछ भी खरीदना है तो इसके लिए उसे पहले फ्रांस ट्रेजरी से होकर गुजरना पड़ेगा और तो और इस सिस्टम में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि फ्रांस अफ्रीका के फॉरेन रिजर्व को अपने यहाँ रखने के लिए अलग से फी भी चार्ज करता है और इन पैसों का आखिर फ्रांस करती क्या है, ये बात वो फ्रांस डिस्क्लोज नहीं करना चाहती, इवन अफ्रीकन कंट्रीज के साथ भी नहीं। यानी आप सोच कर देखो कि कोई इंसान अपने पैसे का 70% हिस्सा खुद लेकर रख ले और आपके पैसों को रखने के लिए वो आपसे एक फी भी चार्ज करे, बदले में जब आप उनसे सवाल करो कि भाई हमारे पैसों का तुम कर क्या रहे हो, तब वो इस सवाल का भी जवाब देने से साफ मना कर दे। दोस्तों, ये पूरी सिचुएशन हमारे आम जिंदगी में भी गलत है, तो सोचकर देखो कि इंटरनेशनल पॉलिसी में ये कितना घातक हो सकता है। और यहाँ फ्रांस ने सिर्फ इन अफ्रीकन कंट्रीज के फॉरेन रिजर्व पर ही कंट्रोल नहीं किया है, बल्कि फ्रांस की कई बड़ी कंपनीज अफ्रीका के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं जो अफ्रीका के अंदर पाए जाने वाले रॉ मटेरियल्स पर ज़बरदस्ती मोनोपोली बनाए हुए हैं, जहां ये अफ्रीका के अंदर से इंटरनेशनल ट्रेड का बहाना बनाकर पूरे अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। जैसे अगर हम दुनिया की लार्जेस्ट कोको प्रोड्यूसर आइवरी कोस्ट के कोको फील्ड्स की बात करें तो इसे आज फ्रांस ने अपने कब्जे में ले रखा है और इस आइवरी कोस्ट को मजबूरन अपना सारा रॉ मटेरियल्स फ्रांस की कंपनी कारगिल को ही बेचना पड़ता है। और ये इकलौती फ्रेंच ओन नहीं है, बल्कि कारगिल की तरह ही और भी कई सारी कंपनियां जैसे कि टोटल एनर्जीज, अरेवा, विंसी अफ्रीका में मौजूद है जो अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट रहे हैं। और क्योंकि अफ्रीका अपने नेचुरल रिसोर्सेज के लिए भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, इसलिए फ्रांस के लिए ये अफ्रीकन कंट्रीज सोने की अंडे देने वाली मुर्गी की तरह है। और ये सारी बातें कोई बनी बनाई नहीं है, बल्कि जाक्स शिराक जो एक्स फ्रेंच प्रेसिडेंट है, उन्होंने खुद 2008 में कहा है कि फ्रांस के अंदर ज़्यादातर पैसे अफ्रीका को एक्सप्लॉइट करके ही आता है और अगर आज फ्रांस इन अफ्रीकन कंट्रीज को फ्री कर दे तब फ्रांस अपनी ग्लोबल स्टैंडिंग को खो देगा। और यही कारण है कि फ्रांस अपनी इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए 1945 से लेकर अब तक 130 से भी ज़्यादा बार मिलिट्री ऑपरेशंस कर चुका है, जहां वो हर एक छोटे से छोटे कांटों को उखाड़ फेंकता है जो फ्यूचर में उनके लिए सिर दर्द का कारण बन सकता है। इस करेंसी सिस्टम की वजह से सिर्फ 1970 से 2010 के बीच आइवरी कोस्ट ने करीब करीब अपने $40 बिलियन खो दिए, जिसे अगर सही से इस्तेमाल किया जाता तो आज इस कंट्री की गरीबी काफ़ी हद तक कम की जा सकती थी। वही अगर हम बात करें इक्वेटोरियल गिनिया और कॉन्गो की, तो ये अफ्रीका के सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं और उन्होंने अपनी पूरी जीडीपी का 45% और 30% पैसा
अपनी कंट्री से बाहर ट्रांसफर कर दिया और ये डेटा सिर्फ 2000 से 2009 के बीच का है। और दोस्तों, आपको ऐसे ही सिमिलर केसेस इन सारे अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर देखने को मिल जाएगी जहां ये कंट्रीज अपनी खुद की वेल्थ से फ्रांस को रोशन करती आ रही है। और इस चक्कर में अगर हम इन अफ्रीकन कंट्रीज की जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो हमें पता चलेगा कि इनकी जीडीपी पिछले कई डेकेड से बिल्कुल वैसा का वैसा है। यहां तक कि कुछ कंट्रीज तो आज अपने पुराने जीडीपी से भी नीचे है, लेकिन वही फ्रांस की जीडीपी हर साल बढ़ती जा रही है और आज फ्रांस की जीडीपी पूरे वर्ल्ड में 7th पोजीशन पर है। जिन चीज़ों को देखते हुए इन अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर सॉल्यूशन के ऊपर बात होनी शुरू हो गई और यही कारण है कि कुछ समय लोग जगह जगह पर फ्रेंच के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर हो गए, जहां लोगों ने फ्रेंच ओन बिजनेस को भारी नुकसान पहुंचाया। और लोगों के इस मैसिव प्रोटेस्ट का नतीजा ये निकला कि फ्रांस ने 2021 में एक लॉ पास किया जहां इस लॉ के अनुसार वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांच को कॉमन वेस्ट अफ्रीकन करेंसी इको के साथ बदल दिया जाएगा। साथ ही 2027 तक फ्रेंच अपने मनी कंट्रोल के रूल्स को भी काफ़ी हद तक चेंज करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात जो इस पूरे लॉ को बेसलेस बनाती है और वो है कि इस लॉ के इम्प्लीमेंट होने के बाद भी पेरिस के हाथ में ये पावर रहेगा कि आखिर अफ्रीकन मॉनेटरी रिजर्व को कहाँ रखा जाए। यही इस पूरे सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बार फिर से लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए फ्रांस उनकी करेंसी को चेंज कर रही है जैसा उन्होंने पहले किया था, जिस कारण कई लोग आज भी इस पूरे लॉ को एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरह नहीं बल्कि एक टेम्पोरेरी सॉल्यूशन की तरह देखते हैं। कंक्लूजन, और इस तरह फ्रांस 1 नहीं बल्कि 14 अलग अलग कंट्रीज को अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज के थ्रू ओन करता है, जहां फ्रेंच इनडायरेक्टली उनके वेल्थ को ही नहीं बल्कि उनके नेचुरल रिसोर्सेज को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है। और ये सब कुछ पूरी दुनिया के नज़रों के सामने होते हुए भी कोई इस बारे में बात नहीं करता। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में ज़रूर से बताएं।